हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विथ रवि। मैं हूँ रविकांत पाल। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक शेयर और उस पर कमेंट करें और नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। आइए आज एक टॉपिक लेके आया हूँ। 10th के केमिस्ट्री चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड बेस एंड साल्ट। उस चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एनसीईआरटी क्वेश्चन लेके आए हैं। सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, एनसीईआरटी क्वेश्चन रिलेटेड टू चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट। तो आइए उस महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में हम लोग जानते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, आपको 3 परखनलियां दी गई हैं, इनमें से एक में आश्रित जल एवं शेष दोनों में से एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया जाता है तो आप प्रत्येक परखनली में रखे गए पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे। इसमें 3 परखनलियां दी गई हैं। 3 परखनलियां इस तरह से बना सकते हैं हम लोग। पहली परखनली ये है, दूसरा ई, तीसरी परखनली इस तरह से। इसमें से एक पर आश्रित जल रखा गया है, आश्रित जल भरा है इसमें। दूसरे में तथा शेष 2 में से एक में अम्लीय विलयन। और तीसरे में है क्षारीय विलयन। हमको केवल लाल लिटमस पत्र मिला है, लाल लिटमस। अब इसके द्वारा हम लोग को पहचान करना है कि किसमें आश्रित जल है, किसमें अम्लीय विलयन है, किसमें क्षारीय है। तो सबसे पहले तीनों परखनलियों में लाल लिटमस पत्र डालते हैं। प्रत्येक परखनी में लाल लिटमस पत्र डालेंगे तो जिस परखनली में ये जो लाल लिटमस पत्र होगा वो नीला हो जाएगा, नीला हो जाएगा तो उसे क्षारीय विलयन कहा जाए। यानी मान लीजिए कि यहाँ पर इसमें नीले ये वाले परखनली तीसरे में डालते हैं तो जो लाल लिटमस पत्र है वो नीला हो जाता है, ये विलयन क्षारीय हो गया है। फिर नीला लिटमस पत्र इसमें मिलेगा, उसको इसमें डालेंगे तो वो लाल हो जाता है। इस तरह से कहेंगे कि इसमें दूसरे वाले में अम्लीय विलयन भरा है। फिर इसके बाद इसमें तीसरे में डालेंगे लाल लिटमस पत्र, तो लाल लिटमस पत्र का कोई रंग परिवर्तन नहीं होगा तो इसमें कहेंगे आश्रित जल है, यानी ये उदासीन जल होता है। आश्रित जल का मतलब होता है। इस तरह से इसमें तीनों परखनलियों में आश्रित जल, अम्लीय विलयन, क्षारीय विलयन रहेगा। तो लाल लिटमस पत्र से पता कर लेंगे कि पहले लाल लिटमस पत्र को इन तीनों में डालेंगे, तीनों विलयन में। तो जिसमें यह नीला हो जाएगा तो उसको क्षारीय मानेंगे। तो मान लीजिए इसमें डालेंगे तो ये नीला कर देगा तो इसको क्षारीय मान लेंगे। तो फिर नीले लिटमस को दूसरे परखनली में जाएंगे, उस यदि वो लाल कर देगा तो उसमें क्षारीय विलयन मान लेंगे। फिर जो लाल लिटमस पत्र है उसको तीसरी परखनली में डालेंगे तो उसमें रंग में कोई परिवर्तन नहीं आएगा तो उसको हम लोग आश्रित जल मान लेते हैं। तो इस तरह से इसको हल कर सकते हैं। इसमें अगला प्रश्न है कि पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। तो
पीतल और तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? इसका जवाब है कि दही एवं खट्टे पदार्थों में अम्ल पाया जाता है। जितने भी दही या खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें अम्ल पाया जाता है। तो जो अम्ल होता है वह धातुओं से अभिक्रिया करके धातु लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। तो इसी तरह से इसमें जब पीतल या तांबे का बर्तन रहेगा तो धातु क्या हो जाएगा? Cu हो जाएगा। कोई भी अम्ल दही या खट्टे पदार्थ रहेगा तो उसमें कोई भी अम्ल, मान लीजिए उदाहरण लिया जाए H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, तब इससे विक्रिया होती है तो CuSO4 बनता है प्लस H2 हाइड्रोजन गैस बनती है। तो ये जो साल्ट बनता है CuSO4, ये हानिकारक लवण के रूप में बर्तन की प्रबलता को कमजोर करता है, यानी कि संक्षारक गुण उत्पन्न करता है। तो इस तरह से हानि से बचने के लिए पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही या खट्टे पदार्थ नहीं रखे जाते। तो ये इस तरह से इसका जवाब रहा। अब इसके बाद अगला प्रश्न इसमें आएंगे। अब इसमें अगला प्रश्न है कि धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? एक उदाहरण के द्वारा समझाइए। इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे? तो इसमें धातु की जो अभिक्रिया होती है, किसी भी धातु की अम्ल से अभिक्रिया होती है तो उसका साल्ट बनता है। किसी भी मेटल की अभिक्रिया जब किसी एसिड से होती है तो मेटल साल्ट बनता है और इसमें हाइड्रोजन गैस मिलती है H2। तो इसमें यही कह रहा है कि धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। लेकिन एक उदाहरण द्वारा समझाना है और इस गैस की उपस्थिति की जांच भी करना है। कैसे करेंगे? इसके लिए इसमें उदाहरण लेते हैं जिंक का, Zn मेटल के जो जिंक लेते हैं और जो अम्ल होता है, अम्ल के स्थान पर लेते हैं डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। तब यहाँ रिएक्शन होता है ZnSO4 प्लस H2। ये हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। तो इसकी उपस्थिति का पता लगाना, तो एक प्रायोगिक अध्ययन इसमें हम लोग करेंगे, क्रियाकलाप करेंगे, जिसके माध्यम से ये पता चल जाएगा कि ये जो हाइड्रोजन गैस है या इस गैस की पहचान हो जाएगी। तो इसमें एक चित्र है। अब इसमें जो जिंक धातु है वो दानेदार होता है कण के रूप में। इसको एक परख नली में भर देते हैं। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें भरा रहता है और इसी में इस दानेदार जिंक के टुकड़े को भर दिया जाता है नीचे। और इस परख नली में कार्क लगा के एक निकास नली लगा रहता है, प्रवाह नली, जो एक दूसरे बर्तन से संबंध रहता है। उसमें जल भरा रहता है, उसमें उसका सिरा डूबा रहता है। तो जब ये इसकी अभिक्रिया होती है सल्फ्यूरिक अम्ल की और जिंक की, जब अभिक्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले उत्पन्न होते हैं इसमें। ये परख नली जो स्टैंड में परख नली लगी है, इससे होकर निकास नली में प्रवाह नली से इधर आता है और इस जल में प्रवेश करता है और जल से बुलबुले के रूप में गैस बाहर निकलती है। तो ये जो बुलबुला होता है वो हाइड्रोजन का बुलबुला होता है। तो इस हाइड्रोजन के बुलबुला की पुष्टि करना है। पुष्टि करने के लिए इसमें ले जाते हैं तो जो मोमबत्ती, इसके जल्दी में मोमबत्ती जब इसके समीप ले जाते हैं तो जो गैस के बुलबुले होते हैं उसके संपर्क में आने से उपस्थित जो गैस होती है वह फटफट की तेज ध्वनि के साथ जलने लगती है। फटफट की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस का दहन होता है। तो ये जो हाइड्रोजन गैस होते हैं उसकी विशेषता होती है कि वह जो जलती है तो वह उसमें फटफटाहट की आवाज़ आती है, एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। तो इस छोटे से क्रियाकलाप से हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति यहाँ हो जाती है।
या उसका निर्धारण हो जाता है। यहाँ से सिद्ध होता है कि किसी भी धातु की अभिक्रिया अम्ल से होती है तो उसमें हाइड्रोजन गैस ही उत्पन्न होती है। इसमें अगला प्रश्न है कि HCl, HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयनों में अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित होते। इसका मतलब होता है कि जो HCl होता है, HCl और जो HNO3 होता है, HNO3 आदि में इसमें क्या होता है कि जब आयनन की क्रिया इसमें होती है, यानी जल में इसको जब घोला जाता है, इसमें विस्थापनी H+ मिलता है। ये हाइड्रोजन आयन मिलता है, ये उत्सर्जनीय होता है यानी विस्थापनीय होता है। जैसे ही इन दोनों की अभिक्रिया होगी अम्लों की, तो उसमें से H+ आयन के रूप में प्राप्त हो जाता है। H+ से ही ये अम्ल की पहचान की जाती है कि ये इसमें अम्लीय अभिलक्षण होता है। लेकिन जो एल्कोहल होते हैं, जैसे एल्कोहल का इसमें उदाहरण लेते हैं एथिल एल्कोहल C2H5OH, इसको एथिल एल्कोहल बोला जाता है, एथिल एल्कोहल। और एक लिया जाता है ग्लूकोज का उदाहरण होता है C6H12O6। अब इसमें के अणु में हाइड्रोजन उपस्थित रहता है, लेकिन इसमें कोई अम्लीय अभिलक्षण नहीं होता है या अम्लीयता के कोई लक्षण नहीं होता है। इसका कारण यह है कि जब इनको जलीय विलयन में रखा जाता है तो इसमें किसी भी प्रकार का विस्थापनी H+ प्राप्त नहीं होता है, इसीलिए इनमें अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं होता है। यही कारण है कि HCl और HNO3 अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करते हैं और C2H5 एथिल एल्कोहल और ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज होते हैं अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं करते। अगला इसमें प्रश्न है कि अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। इसका कारण यह है कि जो अम्ल होता है, जैसे उदाहरण इसमें ले लिया HCl का जो अम्लीय विलयन होता है, जब जलीय विलयन लेते हैं एक्वस, तो इसका आयनन होता है H+ और Cl- के रूप। तो ये जो आयन होते हैं, ये विद्युत धारा के प्रवाह के लिए उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि विद्युत धारा का प्रवाह आवेशों के संचलन या आवेश युक्त कणों के संचलन के कारण होता है। ये जो हाइड्रोजन आयन होते हैं, या कभी कभी हाइड्रोजन आयन का भी निर्माण होता है और कभी कभी ये जो HCl है इसका जलीय विलयन लेते हैं तो H2O के साथ अभिक्रिया होती है, तो इसमें हाइड्रोनियम आयन भी बनता है, H3O+ बनता है। इसको बोला जाता है हाइड्रोनियम आयन। ये हाइड्रोनियम आयन होता है। ये भी आयन होता है, ये सब भी विद्युत धारा के प्रवाह के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो यही कारण है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। तो विद्युत का चालन किस लिए करता है? इन्हीं आयनों की उपस्थिति के कारण ये अम्ल जो होता है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। इसमें अगले प्रश्न आता है कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है। तो जो शुष्क हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है HCl जब ड्राई होता है तो इसका आयनन नहीं हो पाता है, और जब आयनन नहीं होता है तो इसमें H+ आयन नहीं देता है, यानी H+ यहाँ प्राप्त नहीं होता है। जब H+ प्राप्त नहीं होता है, इसीलिए इसमें अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं करता है, और शुष्क लिटमस जो पत्र होता है उसके रंग को वो नहीं बदल पाता। यानी यहाँ लिटमस पत्र रखेंगे तो ये उसके रंग को परिवर्तित नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें अम्लीय लक्षण उपस्थित नहीं रहता है। तो ये रहा इसका जवाब। और इसके बाद अगला प्रश्न आएंगे,
इसमें अगला प्रश्न है कि निम्न अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए तथा उसके बाद संतुलित समीकरण लिखिए। पहला इसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। दूसरा है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। तीसरा है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्युमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है। चौथा है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लोहे के रेतन के साथ अभिक्रिया करता है। तो आइए अब इसका पहले शब्द समीकरण लिखा जाए, उसके बाद संतुलित समीकरण लिखना है। शब्द समीकरण होगा पहले का, यानी ए वाले का है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तो इसमें लिख सकते हैं तनु सल्फ्यूरिक अम्ल तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यह अभिक्रिया करता है जिंक से, तब यह बनता है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है। अब ये शब्द समीकरण हो गया। अब शब्द समीकरण को संतुलित समीकरण में लिखेंगे तो जो सल्फ्यूरिक अम्ल है उसका फार्मूला होता है H2SO4। ये जिंक के साथ अभिक्रिया करेगा Zn, तो बनता है जिंक सल्फेट यानी ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस H2। तो ये होता है। अब ये सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है एक्वस जली विलयन में रहता है, जो जिंक होता है वो ठोस अवस्था में रहता है सॉलिड। जिंक सल्फेट जो बनता है वो भी एक्वस रहता है, हाइड्रोजन जो गैस होती है वो गैस अवस्था में। तो ये हो गया। फिर इसके बाद बी वाला देखेंगे। बी के लिए शब्द समीकरण इसमें होगा कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करती है। यहाँ लिख देंगे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करती है, यानी मैग्नीशियम से अभिक्रिया करेगी। मैग्नीशियम से अभिक्रिया करती है तो इसमें बनता है मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है। मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। अब इसको संतुलित समीकरण में लिखेंगे। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फार्मूला होता है HCl, मैग्नीशियम होता है Mg, मैग्नीशियम क्लोराइड होगा MgCl2 और प्लस हाइड्रोजन गैस होगा H2। अब इसको संतुलित करना है तो इसे 2 कर देंगे, फिर यहाँ संतुलित हो जाएगा। अब ये जो HCl होता है जली द्रव अवस्था में रहता है एक्वस, मैग्नीशियम जो होता है ठोस अवस्था में, मैग्नीशियम क्लोराइड ये जली द्रव में रहेगा, हाइड्रोजन गैस अवस्था में। अब इसके बाद तीसरा इसमें C बताया जाएगा। C बताया गया है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्युमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है। तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्युमिनियम के चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है, यानी कह सकते हैं कि एल्युमिनियम से अभिक्रिया करता है। एल्युमिनियम से अभिक्रिया करेगा तो इसमें बनाता है एल्युमिनियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। एल्यूमिनियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये हो गया शब्द समीकरण। अब इसको संतुलित समीकरण में लिखेंगे तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला होता है H2SO4, एल्युमिनियम का होता है Al, इससे अभिक्रिया करेगा एल्युमिनियम सल्फेट बनेगा
एल्युमिनियम सल्फेट का फार्मूला होता है Al2SO4 थ्राइस होता है प्लस हाइड्रोजन गैस H2। अब इसको संतुलित करना है, तो संतुलित करने के लिए यहाँ पर जैसे SO4 है, यहाँ 1 है और यहाँ SO4 का होल थ्राइस है 3 है, तो यहाँ 3 कर देंगे तो SO4 संतुलित हो जाएगा। अब यहाँ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हाइड्रोजन होगा, तो यहाँ 3 करेंगे हाइड्रोजन संतुलित होगा। अब एल्युमिनियम यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 कर देंगे एल्युमिनियम संतुलित हो जाएगा। अब इसकी अवस्था दिखा देंगे, ये एक्वस हो गया, ये ठोस अवस्था में, और ये भी एक्वस हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन भी गैस अवस्था में है। अब इसके बाद लास्ट है डी वाला कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लौह के रेतन के साथ अभिक्रिया होती है, तो उसको शब्द समीकरण में लिख सकते हैं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसकी अभिक्रिया होती है लोहे की रेतन के साथ, यानी सीधे कह सकते हैं लोहा के साथ अभिक्रिया होगी, तब इसका बनेगा फेरस क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। फेरस क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। अब इसका संतुलित समीकरण लिखेंगे, तो हाइड्रोक्लोरिक का होता है HCl, इसकी अभिक्रिया लोहे से होगा Fe हो जाएगा। फेरस सल्फेट का फार्मूला होता है FeCl2 प्लस हाइड्रोजन हो जाएगा H2। अब इसको संतुलित करेंगे, तो यहाँ 2 लिख देंगे तो क्लोरीन बराबर हो जाएगा, आयरन की जगह भी 2 लिख देंगे, ये आयरन तो बराबर है Fe, और हाइड्रोजन ये संतुलित हो गया इस तरह से। ये अवस्था लिख देंगे, एक्वस होगा, ये ठोस अवस्था में रहेगा, ये एक्वस रहेगा, और ये गैसियस स्टेट में रहेगा। तो ये हो गया इन प्रश्नों के शब्द समीकरण, और उसके बाद संतुलित समीकरण लिखा गया। अब इसके बाद अगला प्रश्न आते हैं, एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिक में भी हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता है, एक क्रियाकलाप द्वारा इसे साबित कीजिए। तो इसमें एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिक में भी हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इनको अम्ल की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। क्यों रखा नहीं जाता है, क्योंकि इसमें आयनन के दौरान इनका आयनन नहीं होता है, इसीलिए उनके विलयन में H+ आयन H+ नहीं मिलता है, जिसके कारण इसमें अम्लीय गुण नहीं होता है। अब क्रियाकलाप द्वारा सिद्ध करना है, साबित करना है, तो हम लोग जानते हैं कि जो अम्ल का जलीय विलयन होता है विद्युत का सुचालक होता है। तो ये है चित्र द्वारा क्रियाकलाप, जिसमें एक बीकर है और इस बीकर में 2 कील लगी है और रबर के कारक पर यह कील जमी हुई है, और ये दोनों कीलों को तार के द्वारा जोड़ देते हैं एक 6 वोल्ट की बैटरी से, उसमें बल्ब लगा देते हैं, एक स्विच लगा देते हैं, और बीकर में तनुकृत अम्लीय विलयन भर देते हैं इसमें। तो जब अम्लीय विलयन भर देते हैं, तब जब स्विच को ऑन करते हैं तो इसमें धारा का प्रवाह होता है, विलयन में से होके जाता है, जिसके कारण बल्ब जलने लगता है। लेकिन जैसे ही इसमें एल्कोहल या ग्लूकोज भर देते हैं, उसका विलयन रखते हैं, तब ये स्विच को ऑन करते हैं, तो इसमें से बैटरी में से होके धारा का प्रवाह नहीं हो पाता है, जिसके कारण बल्ब नहीं जलता है। यदि इसमें आयन रहता है, H+ की उपस्थिति रहता है, तो यहाँ विद्युत का चालन हो जाता है, विलयन में से होके विद्युत का प्रवाह इस कील से होता है, इस कील से होते हुए फिर बल्ब की ओर प्रवाहित हो जाता है। लेकिन इसमें किसी भी तरह का आयन उपस्थित नहीं होता है विलयन में, इसीलिए यहाँ विद्युत का चालन नहीं होता है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो एल्कोहल और ग्लूकोज होता है वह यौगिक में हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन वो अम्ल की श्रेणी में नहीं रखे जाते हैं। इसमें अम्ल रहता है तो विद्युत का चालन कर लेता है, लेकिन ये एल्कोहल और ग्लूकोज विद्युत का चालन नहीं करते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि ग्लूकोज और जो एल्कोहल होते हैं वह अम्ल की भांति व्यवहार नहीं करते हैं, या उनको अम्ल की तरह वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है इसमें कि आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है जबकि वर्षा जल होता है। तो इसमें बताया जाता है कि जो आश्रित जल होता है
वह अम्लीय या क्षारीय नहीं होता है, अतः वह आयनों में विघटित नहीं होता है और विद्युत का चालन नहीं करता है। जबकि वो वर्षा का जो जल होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहती है, खुली रहती है। तो CO2 जब जल से विक्रिया करता है वर्षा के जल से, इसमें कार्बोनिक अम्ल बनता है, H2CO3 बनता है। तो जो H2CO3 होता है उसका जब आयनन होता है, H2CO3 जब जलीय विलयन में रहता है तो उसका आयनन होता है, या जल के साथ, जल के अणुओं के साथ उसका आयनन होता है, तो उसमें हाइड्रोनियम आयन H3O+ और CO3 पर 2-, ये 2 आयन बनते हैं। इसको बोला जाता है हाइड्रोनियम आयन। और ये है कार्बोनेट आयन। तो ये 2 आयन बनते हैं। तो इन दोनों आयनों के कारण जो वर्षा का जल होता है उसमें विद्युत का चालन संभव हो पाता है। लेकिन जो आश्रित जल होता है या शुद्ध जो जल होता है वह न तो अम्लीय होता है न तो क्षारीय होता है, इसलिए उसमें विद्युत का चालन नहीं हो पाता है। लेकिन वर्षा के जल में विद्युत का चालन संभव होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें CO2 गैस जल के साथ घुल के H2CO3 यानी कार्बोनिक अम्ल बनाती है। ये कार्बोनिक अम्ल जल के साथ आयनित होकर, जल के साथ अभिक्रिया करके आयनित हो जाती है, हाइड्रोनियम आयन और कार्बोनेट आयन बनाती है, जो कि विद्युत धारा के चालन में सहायक होती है। इसलिए कह सकते हैं वर्षा का जल विद्युत का चालन करता है या सुचालक होता है। अगला प्रश्न है, ताजे दूध के pH का मान 6 होता है, फिर आगे दही बन जाने पर इसके pH के मान में क्या परिवर्तन होगा, अपना उत्तर समझाइए। तो इसमें देखिए जो ताज़ा दूध होता है उसका pH मान 6 होगा, यानी उसमें जो अम्लीय गुण रहेगा pH मान 7 से कम है। लेकिन दही जब जम जाता है तो दूध का जो लैक्टोज होता है वह लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। जो लैक्टोज होता है कार्बोहाइड्रेट्स होता है, वह उदासीन होता है, उस समय वह अम्लीय होता है, लेकिन वह लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। तो इस कारण उसकी अम्लीयता और बढ़ जाती है। तो खट्टापन बढ़ने से, यानी अम्ल जब बनता है लैक्टिक अम्ल, तो वो खट्टेपन बढ़ जाता है, जिसके कारण अम्ल से उसका pH मान और कम हो जाएगा। इस तरह से कह सकते हैं कि उसकी अम्लीयता बढ़ जाएगी। दही बन जाने के कारण दूध की अम्लीयता बढ़ जाएगी, यानी pH का मान और कम हो जाएगा, यानी 7 से भी कम हो जाएगा। तो ये रहा चैप्टर क्लास 10th के केमिस्ट्री का अम्ल क्षार एवं लवण चैप्टर है, एसिड बेस एंड साल्ट। उस चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण NCERT क्वेश्चन हल कराएं। अब इसके बाद नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को स्टडी टाइम विथ रवि चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को शेयर, लाइक और उस पर कमेंट करें, और नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।